हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं राहुल डोंगरे आपका स्वागत करता हूँ आज के हमारे सेकेंड एपिसोड में। आज हम उस व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जो कभी साइकिल से घुमा करते थे, कभी मिट्टी के घर में रहा करते थे और आज नागपुर में काफ़ी बड़े नामचीन व्यक्ति है। वो डिक्की विदर्भ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, डिक्की ऑल ओवर इंडिया के मेंबर है, साथ ही CII के ऑल्सो ही इज़ अ मेंबर। सो आई एम टॉकिंग अबाउट निश्चल शेल्के। So please look at his journey and subscribe. Thank you. देखिए डोंगरी जी, सबसे पहले तो ये आपने जो शुरुआत किया है सोशल मीडिया के माध्यम से, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। जैसा मेरा बचपना जो था वो तो बहुत ही कठिन समय से गुजरा है, क्योंकि मेरे माता पिता जो है वो फार्मर थे। ओके। मतलब खेती बाड़ी ही उनका मेन उपजीविका का साधन था। अच्छा। और मैं बहुत ही क्या बोलते हैं हम्बल बैकग्राउंड से, फैमिली बैकग्राउंड से हूँ। ओके। और मेरा फर्स्ट क्लास मतलब पहली से लेकर तो चौथी तक जो है एजुकेशन, ये जिला परिषद की जो प्राइमरी स्कूल हुआ करती थी जी उसमें हुआ। ओके। और फिर पहली से लेकर तो 7वीं तक जिला परिषद की स्कूल में हुआ जी। और फिर 8वीं से लेकर तो ग्रेजुएशन हो तो नागपुर में हुआ है। अच्छा। बचपने की कुछ बातें मुझे थोड़ा सा याद है, धुंधला धुंधला सा, जी। कि मेरे इंस्पिरेशन जो है वो मेरे माता पिता ही रहे हैं जी। क्योंकि उन्होंने बहुत ही परिश्रम करके हम दोनों दो भाई और दो बहनें थी। अच्छा। तो दोनों बहनों की शादी हुई। मेरे से एक छोटा मेरा भाई था, मतलब है अभी भी। और हम दोनों जो है फिर 8वीं से लेकर नागपुर में पढ़ने के लिए आए। अच्छा। और तभी से मेरे मन में एक ये था, मैं पढ़ाई में बहुत ज्यादा ऐसा होशियार नहीं था, बहुत एवरेज ओके। मेरा स्कोर रहता था परसेंटेज का। ओके। तो मैं जिस बस्ती में रहता था उस बस्ती में बेसिकली बहुत ज्यादा लोग जो है वो नौकरी पेशा तो काफी कम थे। धंधे उनके वाले जो बिजनेस, छोटे छोटे बिजनेस करते थे वो। कोई पंचर की दुकान लगाता था, कोई मूंगफली का ठेला लगाता था, कोई पान ठेला लगाता था। ऐसे छोटे छोटे बिजनेस करते थे वो लोग। और छोटे छोटे बिजनेस करते हुए उनके पास में पैसे रहते थे, उनकी जेब में हमेशा पैसे रहते थे। और मुझे तो लिमिटेड पैसा मिलता था घर की तरफ से कि भाई महीने का जो भी है बहुत लिमिटेड पैसा मिलता था। तो हमारे पास पैसे नहीं होते थे उस समय। तो मैं एक सोचता रहता था कि यार देखो, ये लोग छोटा छोटा धंधा करते हैं फिर भी काफी अच्छा इनके पास में पैसा रहता है। तो मैं उसी समय से बैक ऑफ द माइंड में एक चल रहा था कि भैया नहीं, कुछ तो अपने को धंधे में ही, व्यवसाय में ही कुछ ना कुछ अपने को करना है। अच्छा। ये चलते रहता था। समय गुजरता गया और फिर कुछ ऐसा मोड़ आया कि एक मेरा दोस्त था सुंदरराजन करके। अच्छा। वो बेरिंग का उसका काम था, बेरिंग सप्लाई करता था पावर प्लांट में। ओके। और उसके मेरी मतलब उस समय मैं फिर क्या किया था कि टैक्सी का बिजनेस मैंने पहले स्टार्ट किया। सबसे पहले तो टैक्सी का बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस से वो सुंदरराजन का मेरा रिलेशन ये हुआ, मेरे कनेक्ट में आया वो। अच्छा। और वहां से फिर थोड़ा मेरा बिजनेस, एक गाड़ी का मैंने 2 गाड़ी किया, अच्छा बिजनेस चल रहा था। दोनों मैंने मारुति वैन खरीदा था। उसके बाद में फिर मैं कुछ दिनों के बाद में टेम्पो ट्रक्स और ये टाटा सुमो वगैरह आए मार्केट में। तो उस समय हमारा पेट्रोल गाड़ी का जो धंधा था वो बैठ गया। अच्छा। तो फिर मैंने बोला यार ये धंधा तो बैठ गया, तो फिर इमीडिएट दोनों गाड़ी मैंने बेच दिया। फिर सुंदरराजन को बोला यार क्या करना चाहिए, तो उसने मुझे बताया कि चलो बोले हम MSCB में ही कुछ सप्लाई का काम करेंगे। अच्छा। तो उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया, उसने मुझे सेल टैक्स सर्टिफिकेट, गुमास्ता, ऑफिस सेटअप करने में मुझे मदद की। और फिर मैं ऐसे ही रजिस्टर्ड वेंडर बन गया। MSCB जनरेशन मैंने पावर प्लांट में हम लोग सप्लाई करते थे बहुत सारी चीजें। तो वहां से ऐसा मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ। वो करते करते 2000 के आसपास में फिर मेरा छोटा भाई जो था उसने रियल एस्टेट स्टार्ट किया।
ओके। और 2 साल बाद मैंने 2002-2003 में उसके साथ में रियल एस्टेट ज्वाइन किया। अच्छा। और वहां से फिर हम लोगों का उस समय तो काफी बूम थी रियल बराबर। एस्टेट में। जी सर। तो काफी हमारा धंधा बहुत अच्छा चला। हम्म। और उसके बाद 2008-9 में फिर रिसेशन आया। हम्म। तो रिसेशन में ये भी हम लोगों का बिजनेस अच्छा था, लेकिन फिर थोड़ा धीरे धीरे वो बिजनेस कम होता गया। जी। फिर मैंने रियल एस्टेट से डाइवर्सिफाई किया दूसरे धंधे में। हम्म। उसमें से फिर मैंने मेरा फिशरीज का बिजनेस स्टार्ट किया जी। कुछ पार्टनर लोगों के साथ मिलके। ओके। फिर 2012 में मैंने डिक्की भी ज्वाइन किया। जी। डिक्की बोले तो दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यहाँ से मुझे जब मैंने डिक्की ज्वाइन किया तब वहाँ मुझे बहुत सारे लोगों का यहाँ पर हमारे तरह तरह के अलग अलग बिजनेस करने वाले मेंबर ज्वाइन हुए। और उनके उनसे भी थोड़ी मैं इंस्पिरेशन लेके जी। फिर मैंने फिशरीज का स्टार्ट किया। तो उसके बाद में फिर हम लोगों एलपीजी ट्रांसपोर्टेशन जो था जी। बिजनेस उसमें एंटर हुए। हाँ। अभी मेरी एक कॉटन जिनिंग आ रही है वर्धा में। तो ऐसा करके मेरा बिजनेस जो है मतलब अच्छा खासा हम लोगों ने बिजनेस में अच्छा एक लेवल हम लोगों ने पा लिया। अपनी एक ऊंचाई बना पे लिया। हम लोग पहुंचे हैं। जी। अ, आजकल जो मैं देख रहा हूँ करंट सिनारियो में जो बिजनेस करने वाले जो लोग हैं उनमें थोड़ा सा स्पार्क अलग टाइप का रहता है। जी। अभी हम लोग डेली जैसा लोगों से बात करते हैं हर मंगलवार को हम लोग काउंसलिंग करते हैं हम लोगों को हमारे लोगों को। तो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास में या नए लोग आते हैं और पूछते हैं कि सर हमने कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। हाँ तो जी। मैं मेरी उनको एक ही सलाह रहती कि आपको जो भी बिजनेस में जाना है पहले तो उसका आप एक्सपीरियंस लीजिए जी। कि आपको जो बिजनेस करना है उसकी सारी जानकारी आपको मालूम होना चाहिए इन एंड आउट्स उसके वाले मालूम होना चाहिए कि भैया अपने को बिजनेस करना है तो क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है क्या क्या हाँ। चीजों की अपने को मालूमात करना बहुत जरूरी होता है। जी। तो इस तरीके से उन लोगों को मैं गाइड करता हूँ और कई हजारों लोग अभी 2012 से लेकर आज 2020 चल रहा है 8 साल में कई हजारों लोग मुझसे मिले होंगे जी। और उन्होंने अपने अपने बिजनेसेस भी स्टार्ट किए होंगे जी। और बहुत सारे लोग अच्छे मुकाम पे भी पहुंच गए होंगे। जी। तो बिल्कुल। अमूमन ऐसा देखा गया है कि आजकल थोड़ा सा जो यंग जनरेशन है हमारी उसमें पेशेंस की थोड़ी कमी है बिल्कुल। और जल्दी से उनको लगता है कि चलो एक निश्चय चल के मेरा मेरा जो मैं आपको थोड़ा सा और बचपने की बात बताता हूँ। हम लोग जो बस्ती में रहते थे वो बहुत ही क्रिमिनल टाइप की बस्ती थी। अच्छा। और मेरा जो मकान था वो चार चार रूम थे पिताजी ने बना के दिए थे कबीलू का मकान था वो। जी। जी। और उसकी जो दीवारें थी वो मिट्टी की थी। जी। बिल्कुल। तो उस समय में 3 रूम हम लोगों ने भाड़े से दिया हुआ था। हाँ। वो भाड़ा हम लोगों को मिलता था हर महीने और उससे ओके। हमारी थोड़ी बहुत उपजीविका चलती थी और चलती थी। बाकी कुछ पिताजी गांव से भेजते थे। अच्छा। वो कठिन समय इतना कठिन था कि बारिश के दिनों में हमारा मकान जो था वो कब्रिस्तान के पास में बारिश के दिनों में पूरा पानी जो है नीचे तो फ्लोरिंग नहीं था ही नहीं बिल्कुल। मट्टी का ही फ्लोरिंग था। हम्म। तो बारिश के दिनों में ऐसा पानी ऊपर से नीचे से ऊपर आता था। आता था। तो हम लोग उसी समय ये सोचे थे और पिताजी का माता पिता का जो कष्ट हम लोग देख रहे थे कि वो किस तरीके से मेहनत करके हम दोनों भाई को पढ़ाई के लिए नागपुर भेजते थे। तो वो एक था कि नहीं कुछ ना कुछ हम लोग नागपुर में ही करेंगे वापस गांव तो नहीं जाएंगे बिल्कुल। नागपुर में ही करेंगे। ये समय उसी समय हम लोगों ने सोच लिया था। बिल्कुल। लेकिन समय के साथ रहते रहते समय के साथ चलते चलते कुछ चीजें हमारे हाथ से छूट भी गई कुछ चीजें हम लोगों ने पकड़ लिया कुछ जी। चीजों के में अच्छा खासा हम लोगों ने एक लेवल पे पहुंचे। तो इस बिल्कुल। तरीके का मेरा बचपन गुजरा था। जी। और नए लोग जो अभी बिजनेस कर देखिए अभी आपको एक बात बताता हूँ अपने सरकारी नौकरियों में अभी अपने को रिजर्वेशन नहीं है नहीं के बिल्कुल। बराबर है। बिल्कुल। क्योंकि अपना अभी जो समाज है शेड्यूल ट्राइब समाज है ये करीब करीब 30-32 करोड़ के आसपास अपना समाज है जी। पूरा टोटल। जी। और उसमें अपने को रिजर्वेशन कितना है 15% अपने को शेड्यूल कास्ट को है पिंदा और 7.5% शेड्यूल ट्राइब को है। जी सर। तो इस इतने छोटे से रिजर्वेशन में सारे लोगों को नौकरी मिलना बहुत ही
मुश्किल है, बहुत टफ है। तो आज अब अपन एक अगर एग्जांपल देखते हैं कि किसी कोई भी जगह अगर 100 पोस्ट है गवर्नमेंट की के पास में, तो उसके लिए जब एडवर्टाइजमेंट निकलती है तो 1000 लोग उसमें मिनिमम 1000 लोग उसमें एप्लीकेशन करते हैं। पोस्ट तो आपके पास 100 है, तो ये जो 900 लोग जो बचे हुए उन्होंने क्या करना चाहिए? उनको भी तो काम धंधा जरूरी है ना। तो ये लोगों ने जो है, जो 900 लोग बचे हुए, तो उनके लिए काम की तलाश करना या काम की उपलब्ध संधिया, काम की अपॉर्चुनिटी निर्माण करना, ये भी हम लोगों के जो हमारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो उद्यमी है, जो एग्जिस्टिंग उद्यमी है, उनका काम है उनको मोटिवेट करना। और नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनना चाहिए, ऐसा हम लोगों का एक टैगलाइन है। जी बिल्कुल। तो इस टैगलाइन में हम लोगों ने ही नौकरियों की अपॉर्चुनिटी निर्माण करना चाहिए और लोगों को नौकरियां देना चाहिए। ऐसा एक पे बैक टू सोसाइटी का कंसेप्ट हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी हमेशा बोलते थे कि आपको समाज के लिए कुछ देना है, जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कोई पैसे से कंट्रीब्यूट करता है, कोई अपना फिजिकली लोगों को मोटिवेट करता है बिजनेस के लिए, बहुत सारे लोग चैरिटी भी करते हैं। तो ये सब चीजें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, क्योंकि हमारे प्रेरणा स्थान तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी है, तो इस तरीके का डोंगरे जी काम चल रहा है। बहुत अच्छा सर, सुन के काफी अच्छा लगा। आपसे ही काफी यूथ इंस्पायर होता है। एक्चुअली मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो आप हमारे इवेंट में आए थे एज अ गेस्ट उस टाइम पे, तब हमारे रिश्ते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि हमारे लोग अभी भी बेसिकली क्यों जॉब के पीछे पड़े रहते हैं? लड़के आज भी प्रिपेयर करते हैं, उनके दिमाग में बिल्कुल ये नहीं है कि बिजनेस करना चाहिए, वो एक सिक्योर लाइफ ही देखते हैं, सिक्योर साइड, रिस्क लेने की एबिलिटी नहीं रखते या बिलीव नहीं करते। नहीं, रिस्क टेकिंग एबिलिटी तो अब बेशक हमारे लोगों में कम है, लेकिन जब रोल मॉडल अगर हम लोगों ने हमारे समाज में रोल मॉडल अगर हम लोगों ने उनके सामने रखे कि एक निश्चयशील के जो मट्टी के मकान से निकल के आज इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर उसने खड़ा किया है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। तो जब, क्योंकि देखिए अगर आपने हमारे लोगों को टाटा, बिरला, अंबानी का अगर एग्जाम्पल दिया तो वो लोग बोलते कि साहब आप हमारी मजाक कर रहे हैं क्या? या वो लोग तो बहुत बड़े लोग हैं, उनके पास उनके बाप दादाओं ने बहुत सारी ये भी छोड़ के गए हैं, लेकिन हमारे पास तो कुछ नहीं। लेकिन जब हम अगर बोलेंगे कि नहीं, एक निश्चयशील के जो मिट्टी के मकान से निकल के उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो ऐसे एग्जाम्पल सेट करने का भी काम हम लोगों को करना चाहिए। रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम है, ये तो मालूम है, लेकिन अगर हम लोगों ने उनको प्रॉपर गाइड किया, अब देखिए आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बोलो या सेंट्रल गवर्नमेंट की इतनी सब्सिडी स्कीम्स है कि अगर कोई आदमी 1 करोड़ का ऋण अगर लेता है बैंकों से तो उसको 1 करोड़ की सब्सिडी आ जाती है। अच्छा। इतनी अच्छी सिचुएशन आज इंडस्ट्री में है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो ये जो चीजें है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी बोलो, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी बोलो, ये पॉलिसी हमको उनके सामने लाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि आप बिजनेस कीजिए, हम आपके साथ में है। मार्केट भी देखिए, अभी आपको कोई भी बिजनेस करने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला चीज होता है तुम्हारा मार्केट। तो मार्केट जो है ये 4% प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के हिसाब से आज 2800 करोड़ का मार्केट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए इस देश में निर्माण हुआ है। अच्छा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उसके तहत तो ये मार्केट हो गया। दूसरा तुम्हारे पास में पैसा, आज पैसे के लिए जैसा आप कहीं भी लोन लेने जाते हैं तो बैंक वाले कोलैटरल, क्योंकि आपको मालूम है हमारी जो बैंकिंग सिस्टम है ये कोलैटरल बेस्ड बैंकिंग सिस्टम है। तो कहीं भी आप लोन मांगने जाते हैं तो बैंक मैनेजर साहब आपको पूछते हैं कि आपके पास कोलैटरल देने के लिए क्या है। अभी देखिए हमारी जो जनता के पास तो खाने के वांदे थे, तो हम कोलैटरल कहाँ से थे? दूर की बात। तो उसके लिए हम लोगों ने 2-3 स्कीमें निकाली है। एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वेंचर कैपिटल है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, जो 5 करोड़ तक का ऋण जो है विदाउट कोलैटरल, विदाउट गारंटी देती है। अच्छा। दूसरा तुम्हारा स्टैंड अप इंडिया स्कीम है जो 1 करोड़ तक की है, उसमें भी आपको 10 लाख से 1 करोड़ तक है।
तो उसमें भी आपको विदाउट कोलेटरल, विदाउट गारंटी आपको लोन मिलता है। उसके नीचे फिर 50,000 से लेकर तो 10 लाख तक है मुद्रा लोन, उसमें भी आपको विदाउट कोलेटरल, विदाउट गारंटी लोन मिलता है। बस देखिए ऐसा है कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप बनाते हैं, कोई भी एक प्रोजेक्ट अगर आपने बनाया और लेकिन वो प्रोजेक्ट वायबल होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए, और उसका कॉस्टिंग जो है ये प्रॉपर रहना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे लोग हमने देखा कि 10 लाख की जरूरत रहती तो 25 लाख का वो लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो वो बैंक मैनेजर वाला जो मैनेजर है, जो 15-15, 20-20 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा है, तो उसको तो समझ में आ जाता है कि इसकी नीयत क्या है। हाँ, सही बात है। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट का वेंचर कैपिटल है, IFCI वेंचर कैपिटल है, वो 15 करोड़ तक का अपने को ऋण लेता है। तो पैसा कोई इशू नहीं, तुम्हारे पास मार्केट आ गया, तुम्हारे पास मनी आ गया, और मेंटरिंग सबसे जरूरी चीज रहती है, मेंटरिंग। तो मेंटरिंग के लिए डिक्की जैसी संस्थाएं आज इस देश में कार्यरत है। हमारे पूरे देश में 27 चैप्टर ओपन हो गए हैं, और अब्रॉड में भी हम लोगों ने 7 चैप्टर ओपन किया है। इस 27 चैप्टर के माध्यम से हजारों लोग, हजारों मेंबर, लाखों मेंबर हमसे जुड़े हुए हैं। और हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का जो समाज है, इसके बीच में ब्रिज का काम करते हैं हम लोग, ताकि वो लोग जो है ये मेन स्ट्रीम में आए। और आज लोगों को, आज आप देखते होंगे कि पैसे की वजह से ही लोग आजकल इतना आगे बढ़ गए हैं। बाकी आप देखेंगे जो बाकी बिजनेस कम्युनिटी जो है, सिंधी है, गुजराती है, मारवाड़ी है, आज वो लोग सरकार बनाने की और सरकार बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। बिल्कुल। तो इस तरीके का फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम हम लोगों ने, डिक्की ने ये पूरे, क्योंकि हमारी डिक्की जो है वो 2005 में मिलिंद कामले साहब ने इसका पुणे में बनाया। तो 2005 से 2010 तक तो वो अकेले ही काम करते रहे, लेकिन 2010 में फिर बहुत सारे लोग उसमें जुड़े, बहुत सारी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे अपने समाज के जुड़े, और एक बहुत बड़ी ताकत बन गई। आज उस ताकत के भरोसे हम लोग गवर्नमेंट को बोल सकते कि नहीं, हमारे लिए आप ये पॉलिसी बनाइए, हमारे लिए आप वो पॉलिसी बनाइए। तो वो सुनते भी है, आज गवर्नमेंट भी सुनती है, उनको मालूम है कि ये लोग जेन्युइनली बिजनेस डेवलप करने का काम कर रहे हैं। डिक्की काफी अच्छा काम कर रही है सर जी, थैंक यू सर। बैकवर्ड कैटेगरी के लोगों को उठाने के लिए। मैं इसमें एक चीज मिस कर रहा था सर, कि जो मेंटरिंग होती है उसकी कमी होती है। एक्चुअली लड़कों को पर्सनल मेंटर भी चाहिए होता है, हर कोई मोस्ट ऑफ द टाइम आ नहीं पाता ऑफिस में, या उन्हें पता भी नहीं रहता है कि कैसे करना है, पता भी नहीं रहता। तो वो, क्योंकि मैंने भी वो चीज रियलाइज की थी जब मैं स्टार्ट कर रहा था, तो उसके लिए कुछ कर रहे हैं डिक्की की साइड से सर मेंटरिंग को लेके? हाँ, मेंटरिंग के लेके अभी देखिए, आप मेंटरिंग तो हम लोग हर मंगलवार को बैठ के करते हैं। अच्छा। दूसरा, कभी भी कोई भी आदमी हमको फोन करता है तो उसको प्रॉपर गाइड करते हैं हम लोग कि भाई कहाँ गलत हो रहा है उसका, कहाँ उसको मदद लगती है इस चीज में, तो ये एक चीज करते हैं हम लोग। दूसरा, हम लोगों ने क्या किया, जो स्टार्टअप रहते हैं, स्टार्टअप के लिए हम लोगों ने करीब करीब 100 बिजनेस मॉडल बनाए हैं। ओके। हाँ, वो बिजनेस मॉडल ऐसा है कि गो स्पीडी गो, जो एक कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट है तुम्हारा जावेद हबीब का। तीसरा कंसेप्ट है तुम्हारा ये अपना ड्रोन कैमरे का। ऐसे हम लोगों ने 100 बिजनेस मॉडल आइडेंटिफाई किए जो एकदम ही नए बच्चे हैं, तो उनको हम लोग ऋण भी देते हैं, उनको बिजनेस भी खड़ा करके देते हैं, और उनको मेंटरिंग भी करते हैं। बहुत अच्छा। तो ऐसी इस तरीके के 100 बिजनेस मॉडल हम लोगों ने हमारे डिक्की इस केस में आपसे डायरेक्टली आके डिक्की ऑफिस में मिल सकते हैं इन 100 डायरेक्टली डिक्की ऑफिस में। यस। बढ़िया। तो इससे काफी अच्छा होगा कि जिन बच्चों को करने की इच्छा है लेकिन ये पता नहीं है कि कैसे और क्या करना है, और शुरुआत कहाँ से जी कहाँ से शुरू करें, तो वो इस चीज के लिए आपसे गाइडेंस ले सकते हैं। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सर। और इसके अलावा सर, अभी आप आने वाले 2 साल 3 साल में किस तरीके से इन बच्चों के बिलीफ में चेंजेस करने के लिए, साथ में इन्हें अपलिफ्ट करने के लिए कुछ नया स्कीम, कुछ नई तैयारी हो रही है आपकी साइड से? जी, अभी देखिए, अगर कोई बच्चा बिजनेस करता है और उसको किसी भी प्रकार की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए तो हम लोग रेडी है
हाँ। क्योंकि हमारा काम है जो जिस आदमी का टर्नओवर आज 100 करोड़ है, उसका 200 करोड़ तक लेके जाने का भी हम लोगों का एक प्रयास रहता है। बिल्कुल। कि ये आदमी आज जो एक लेवल पे है उसको दूसरे लेवल पे ले जाने के लिए भी हम लोग तत्पर रहते। और उस जो सजेशन हम लोगों के पास आते हैं, अभी देखिए अभी महाराष्ट्र के अंदर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर विशेष प्रोत्साहन योजना जो है वो बनाई है हम लोगों ने, क्योंकि आपको मालूम है 2016 में हम लोग डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की 125वीं जयंती मना रहे थे। तो उस सेंट्रल गवर्नमेंट में पीएम साहब की अध्यक्षता में वो कमेटी बनी थी कि जिसमें ये जयंती उत्सव मनाने के लिए, तो उस समय हमारे उस कमेटी में हमारे फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर पद्मश्री मिलिंद कांबले जी थे। तो सरकार ने पूछा उनको कि भैया आपको 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में सरकार से क्या अपेक्षा है। बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कि देखिए ऐसा है कि 125वीं जयंती अपन मना रहे हैं और इस देश में नेशनलाइज्ड बैंक की 1,25,000 ब्रांचेस है, तो क्यों ना इस ब्रांचेस से हर एक एससी और एक एसटी उद्यमी को 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का ऋण दिया जाए। तो उस सुझाव को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माना और उसी में से स्टैंड अप इंडिया जो स्कीम है, जैसा मैंने आपको बताया कि 10 लाख से लेकर तो 1 करोड़ तक का जो ऋण है उसमें, तो स्कीम 2016 में हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट में बनाई। उसी तरह फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ भी हम लोगों ने डायलॉग किया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी बोला कि 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में आप एक स्कीम बनाई। तो उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर विशेष प्रोत्साहन योजना जो है ये बनाई है। ये योजना क्या बोलती है कि अगर आप बैंक से ऋण लेते हैं 10% से अगर आपको ऋण मिलता है तो वो 5% उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन है उस स्कीम के तहत। 30 लाख रुपए आपको कैपिटल सब्सिडी है जी। 2 रुपए यूनिट में आपको बिजली बिल में सब्सिडी है और बहुत सारी चीजें है, SGST, CGST ये दोनों में एग्जम्पशन है। तो इस तरीके का हम लोग सपोर्ट सिस्टम हमारे लोगों के लिए बना के रखे। और आज सिर्फ जरूरत जो आपने बोला ना कि मालूम ही नहीं रहता बहुत सारे लोगों को, तो ये एकदम सच बात है। उसके लिए फिर हम लोगों के हर महीना अवेयरनेस कैंपेन हम लोग करते हैं। अब थोड़ा सा ये जैसा आपको मालूम है ये पेंडेमिक सिचुएशन अपने इंडिया में आई है कोविड-19 की वजह से, इस वजह से हमारा थोड़ा सा ये काम जो है ये रुका हुआ है। लेकिन जब नॉर्मल हो जाएंगी पोजीशन तो हम हर जिले में जाके हमारे लोगों के लिए हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम दिन भर के लगाते हैं और उस प्रोग्राम से हम लोग लोगों को बताते कि आप नौकरी के पीछे मत जाइए, क्योंकि देखिए 10वीं फेल है या 12वीं पास है या 12वीं फेल है या ग्रेजुएट है, उसको नौकरी लग के प्राइवेट में कहाँ क्या करेगा, वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करेगा, कहीं चौकीदारी करेगा, कहीं कोई छोटा मोटा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पियून का काम करेगा। तो ये चीजों में उसका मतलब नहीं है। तो उन लोगों को बोलते कि आप लोग बिजनेस में आइए। बिल्कुल सर। छोटे से स्टार्ट कीजिए और स्टार्ट करने के लिए हम लोग मेंटरिंग करते हैं। स्टार्ट करने के लिए उसको अगर फाइनेंस की जरूरत पड़ती है तो फाइनेंस में भी हम लोग अरेंजमेंट करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि 1980 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने हम लोगों को एलपीजी में रिजर्वेशन दिया था 22.5% का जी। तो ये तो मालूम ही नहीं था अपने लोगों को। कुछ चंद लोगों ने गैस एजेंसी या पेट्रोल पंप वगैरह लेके रखे हैं उसके स्कीम के तहत। लेकिन जो एलपीजी ट्रांसपोर्टेशन था वो एलपीजी ट्रांसपोर्टेशन में किसी को मालूम ही नहीं था। तो जो अपर कास्ट के लोग थे वो बेनामी तरीके से हमारे लोगों के नाम, ड्राइवर लोगों के नाम पे 50-100 गाड़ियां करके वो बेनामी बिजनेस चलाते थे। 2018 में हम लोगों ने गवर्नमेंट को बोला कि ये बेनामी ऑपरेशन चल रहा है, इसको ब्रेक लगाइए। उन्होंने हमसे एक सुझाव मांगे, हम लोगों ने उनमें सुझाव दिया। तो आज करीब नहीं तो भी टोटल 5,500 एंटरप्रेन्योर का एक कोटा था हम लोगों का। तो उसमें हम लोगों ने करीब 3200-3300 जो टैंकर है एलपीजी गैस के हमारे आज चल रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई और इंडियन बैंक, ये 3 बैंकों के साथ हम लोगों का एमओयू हुआ है। और उस एमओयू के तहत हर आदमी को जो भी जिसके पास एलओआई है ओएमसीज का, तो उसको 40 लाख 50 लाख से लेकर तो 1 करोड़ तक का ऋण जो है विदाउट कोलैटरल विदाउट गारंटी मिल गया है। और आज पूरे भारतवर्ष में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को अकेले बैंक ऑफ बड़ौदा ने 195 करोड़ का फंडिंग किया है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारा डीटी का।
तो इस तरीके से हम लोग जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो गवर्नमेंट की स्कीम को भी कनेक्ट करने का काम हम लोग हमारे लोगों के लिए करते हैं। बहुत बढ़िया सर। जी सर हम लोग भी ये मिशन पे है इस हमारी, जैसे मैंने जी आपको बताया कि बिलीव प्रेनर, जी जिसमें एक हाँ एंटरप्रेन्योर प्लस राइट बिलीव जिसका हो वो हाँ सक्सेस कर पाता है। तो ये राइट बिलीव जी राइट माइंडसेट से आता है एक्चुअली। तो जी हम लोगों में हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से वो राइट बिलीव या हम्म, क्या कह सकते हैं, एक पर्पस की कमी में लोगों में है। राइट बिलीव, जी हमारे डैड वगैरह हमें जी मना करते हैं ये सब चीजें करने के जी लिए, एक जी पर्टिकुलर पैटर्न को ही फॉलो करने को कहते हैं। तो जी हम लोग हमारे इन लोगों की बिलीफ को चेंज कैसे कर सकते हैं? कैसे उन हमारे जो दादा परदादा या जी इनको किस तरीके से हाँ कह सकते हैं कि नहीं आप डरो मत। हाँ हाँ। ये तो आपने एकदम सही बात किया कि अगर बिजनेस करना है तो अपने को पहला विरोध तो घर से ही होता है। जी क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मैंने जब मेरे पिताजी को बोला कि नहीं मुझे बिजनेस ही करना है, हाँ तो मेरे पिताजी ने बोला था कि नहीं बिजनेस तो अपना काम नहीं है, वो तो सिंधी मारवाड़ियों का काम है, जी जी जी, वो लोग का ये यही वो सेम लाइन मुझे मेरे करना डैड है। ने कहा था। हाँ हाँ। तो लेकिन अगर अपन अपने अपने कंसेप्ट पे या अपने निश्चय पे अगर अपन अटल रहे कि जी नहीं मुझे बिजनेस ही करना है हाँ और वो मैं बिजनेस करके दिखाऊंगा, जी तो अपने अपने बिलीव के साथ ही वो लोग थोड़ा सा, क्योंकि क्या है वो लोग भी टेस्टिंग करते हैं ना आपको। जी जी जैसा आप बोलेंगे नहीं नहीं तेरे से क्या होता है, तेरे से हाँ थोड़ी होने वाला है, जी 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 तू क्या कर सकता है ना। हाँ तो वो थोड़े से अपने को डिमोटिवेट करेंगे। लेकिन अगर अपना अपने कंसेप्ट पे अपना अगर बिलीव पक्का रहा जी तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज में अपने को कई अड़चन आएंगी। जी तो जी और उनको सक्सेस स्टोरीज अगर अपन ने बताया कि देखिए ये आदमी निश्चय चल के था, एक दिन वो साइकिल पे घूमता था, आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, जी या जी एक फलाना डोंगरे जी है वो इतना इनका अच्छा बिजनेस चल रहा है, ऐसे रोल मॉडल अपन ने बताया तो जी शायद ये चीजें अपने को कहीं ना कहीं जी ये जी हो उसी सकती है। उसी मॉडल पे हम लोग काम कर रहे हैं सर, एटलीस्ट हाँ मोरली हम लोग मोटिवेट कर वो पाए लोगों को। नहीं बहुत अच्छा काम है आपका। अगर बिलीव अगर उसमें आ गया, एक बार अगर जी उसमें बिलीव आ गया जी कि फिर वो नहीं छोड़ेगा जी बिजनेस। बिल्कुल। वो वही बिलीव जनरेट करना प्लस मेंटरिंग हाँ एटलीस्ट की जीरो से कैसे स्टार्ट करें, उतना भी जीरो से हमने कैसे बताया। स्टार्ट। उसके बाद डिक्की जैसे ऑर्गेनाइजेशन